नमस्ते दोस्तों। हाल ही में बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बलूचिस्तान ने जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या पाकिस्तान का बंटवारा होएगा, पार्टीशन होएगा पाकिस्तान का। और अगर पार्टीशन होता है तो बलूचिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा। अगर फिर बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है, ये लड़ाई किस बारे में है इनकी, और फिर इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया को क्या बेनिफिट या नुकसान होता है। फिर इससे चाइना का कैसे नुकसान हो रहा है, चाइना इतने घाटे में क्यों जा रहा है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है, क्या होता है 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2026 को क्या होता है, एक एक्टिविस्ट है, एक नेशनल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है मीर यार बलोच, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर चैनल है। तो वो क्या कहते हैं, वो एक पोस्ट करते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देते हैं, मतलब पाकिस्तान से पार्टीशन घोषित कर देते हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंस, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं। अब ये वो डॉक्यूमेंट पब्लिश करते 13 जुलाई 2026 को। इस डॉक्यूमेंट में अपने आप को एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया जाता है। फिर अपना एक फ्लैग होता है बलूचिस्तान को, उसका दिखाया जाता है और एक बलूचिस्तान का फ्लैग घोषित हो जाता है। फिर क्या होता है कि अपने उस देश की नेशनल एंथम भी घोषित हो जाती है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हो गया। फिर बलूचिस्तान का फ्लैग होगा और बलूचिस्तान का नेशनल एंथम होगा। नेशनल एंथम होता है माँ चुकीन बलोचनी। इसका मतलब होता है वी आर सन्स ऑफ द बलोच, वी आर सन्स ऑफ द बलोच, मतलब कि हम बलोच की संतान है। ये मतलब होता है उनके नेशनल एंथम का। तो अपना नेशनल एंथम निकाल लेते हैं वो। तो और फिर अपनी करेंसी भी घोषित कर देते हैं जो होगी बलोची फालूस, ऐसी वो करेंसी दिखेगी, ये बलूचिस्तान में चला करेगी। और ये सारी चीजें होती है बलूचिस्तान। अब ये क्या बोलता है कि एक तो इन ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से सेपरेट हो चुके हैं, फिर अपना नेशनल फ्लैग बता देते हैं, फिर नेशनल एंथम की अनाउंसमेंट कर देते हैं, अपनी करेंसी बता देते हैं। और फिर इनका क्या कहना है कि जो इनका बलूचिस्तान है वो इनके 85% कंट्रोल में है, मतलब 85% बलूचिस्तान पूरा आज़ाद हो चुका है पाकिस्तान से। बस कुछ जो 15% बचता है वो अभी पाकिस्तान के अंडर में है और उसको भी हम धीरे धीरे जल्दी से आज़ाद कर ही लेंगे। तो ये इनका कहना है। अभी ये क्लेम जो है ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं है और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सारे क्लेम किए हैं अभी। अब ये सब तो ठीक है, इन्होंने अपना देश भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कर लिया, तो ये सब हो गया। लेकिन ये जो बात है कि ये बलूचिस्तान में आप सुनते आ रहे होंगे काफी टाइम से बहुत कुछ चल रहा है, तो ये लड़ाई क्यों हो रही है, किस बात की लड़ाई है, और ये पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं। ये जो है ये पाकिस्तान है पूरा, और ये बलूचिस्तान का मैप है ये पूरा। तो इसमें एक एरिया आता है कलत करके, कलत करके ये एरिया है बलूचिस्तान में, ये कलत नाम का एरिया है। तो कलत में क्या होता है कि वहाँ 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया और पाकिस्तान इन सबको आज़ाद करके चले जाते हैं, अपने देश वापस भाग जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम क्या होता है, सबको इंडिपेंडेंस मिली होती है, पाकिस्तान को भी मिल जाती है, इंडिया को भी मिल जाती है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो उसी टाइम क्या होता है, जो कलत, ये जो कलत प्रिंसली स्टेट था, मतलब यहाँ पे राजा का शासन था। तो जो कलत के राजा था मीर अहमद यार खान, ये वहाँ के कलत के खान थे, खान ऑफ कलत कहा जाता है इनको, मतलब वहाँ के प्रिंस थे, राजा थे वहाँ के। तो ये क्या कहते हैं, ये अपने स्टेट को जो कलत था उसको भी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, जैसे कश्मीर इंडिपेंडेंट हो गया था उस टाइम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग हो गया था कश्मीर उस टाइम, उनको अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो वैसे ही ये कलत भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। ना तो ये इंडिया में जाता, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ये इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं 12 अगस्त 1947 को, मतलब इंडिया से 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, और पाकिस्तान से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है इंडिपेंडेंस, और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वहाँ के जो मेन थे आदमी, जो जिन्होंने पाकिस्तान को अलग किया था इंडिया से, वो क्या कहते हैं, वो इनके पास आते हैं और इनको प्रेशर करते हैं कि आप ये अलग बन के क्या करोगे, अलग बन के कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो पाकिस्तान के साथ आ जाओ, हम सारे मिलके बहुत आगे जाएंगे और इंडिया से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सारा उनको प्रेशर करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रेशर में आके वो क्या कहते हैं, वो साइन कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान। तो ये होता है मार्च 27 में। अगस्त में इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित की, फिर
कुछ महीने बाद मार्च में ये अपने आप को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो पाकिस्तान साइन कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि जब जैसे कश्मीर आज़ाद हुआ, ठीक है, तो कश्मीर इंडिया के अंडर में आने के लिए कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स से अलग होके इंडिया के साथ साइन करता है ये डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट की वजह से पूरी जो बाहर की कंट्रीज है वो कश्मीर को इंडिया के साथ मानती है। तो यही डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी के साथ जोड़ता है। जहाँ जहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स का कब्जा था उन जगहों के लिए ये डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनको फोर्सफुली ज्वाइन किया था, ये चाहते नहीं थे, पहले तो इंडिपेंडेंट हुए थे, सब आज़ाद मानते थे अपने आप को। लेकिन फिर कुछ महीने बाद वापस पाकिस्तान के अंडर में आ गए, तो लोग खुश नहीं थे इससे। अब फिर क्या होता है, जो इनके छोटे भाई थे, जो खान के छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रिंस आगा अब्दुल करीम। तो ये थे, ये गवर्नर ऑफ मकरान के थे। मकरान ये जगह है, मकरान जैसे ये कलत है ना, तो मकरान ये जगह है, ये मकरान एरिया है। तो यहाँ के वो गवर्नर थे। तो ये क्या कहते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं इस एक्सेशन को। ये जो एक्सेशन साइन हुआ था इसको मानते नहीं है। इनका कहना था कि जो कलत है उसको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, अप्रैल 1948 में, मार्च और अप्रैल उसके अगले महीने जो करीम थे वो अपनी पहली बलूचिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देते पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसी टाइम से वो लड़ाई शुरू होती है, जो पाकिस्तान की लड़ाई है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की लड़ाई है पाकिस्तान से, वो इसी टाइम शुरू होती है। और ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, ये पूरा आर्म्ड इंसर्जेंसी थी, मतलब हथियार लेके इन्होंने हमला किया था। और इन किसके अंडर में थे ये थे बलूचिस्तान नेशनल लिबरेशन कमेटी। ये एक कमेटी थी इनकी, एक तरह से जो आज़ादी चाहती है वो कमेटी थी, वो जाके पाकिस्तान से लड़ती है और ये उनके साथ हो जाते हैं। तो ये सारे लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको लड़ने के लिए अफगानिस्तान का सपोर्ट चाहिए था, ये अकेले इतनी बड़ी कमेटी नहीं थी। और फिर पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है, तो उनसे लड़ना, इनके उनके पास पूरा वेपन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये अकेले नहीं लड़ सकते थे। तो इस वजह से इनको पाकिस्तान का सपोर्ट, अफगानिस्तान का सपोर्ट चाहिए था पाकिस्तान से लड़ने के लिए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि अफगानिस्तान इनका साथ नहीं देता, क्योंकि अफगानिस्तान को नहीं लगता इनके सपोर्ट करने लायक, तो अफगानिस्तान साथ नहीं देता। और इस वजह से क्या होता है, ये अब्दुल करीम आखिरी में अरेस्ट हो जाते हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है, जो कि था जुलाई 1948। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये सारी हिस्ट्री है अब बलूचिस्तान की, यहाँ से पूरी वो शुरू हुई थी, जो जो भी इनकी लड़ाई झगड़ा है वो सारा यहाँ से शुरू हुआ था। अब ये सारा तो लड़ाई झगड़ा चलता हुआ आ रहा था, अभी तक चलता हुआ आ रहा था। लेकिन जो ये अभी इन्होंने डिक्लेरेशन किया यहाँ पे, जो डिक्लेरेशन, ये सारा डिक्लेरेशन किया, तो ये अभी एक दिन में 13 जुलाई को ही नहीं कर दिया, तो कुछ दिनों कुछ टाइम पहले से ही करना चाह रहे थे। ये सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए आ रहे थे। 13 जुलाई को तो इन्होंने पूरी अनाउंसमेंट करी, ये ये डॉक्यूमेंट निकाल के पूरी अनाउंसमेंट करी 13 जुलाई को। लेकिन इनका पहले से चलता हुआ आ रहा था। पहले से क्या चल रहा था, पहले से था ये था कि डिक्लेरेशन मेड इन मई 2025, मई से 2025 मई से चलता हुआ आ रहा था। जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच थे और पाकिस्तान की आर्मी थी, इनके खिलाफ इनके अंदर काफ़ी फाइट चल रही थी, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो मिलिटेंट्स है वो अटैक कर रहे थे। जो पाकिस्तान का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है या पुलिस पर अटैक हो रहे थे कई सारा। फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जलाया जा रहा था। तो ये सारी इंडिपेंडेंस को लेके नहीं था, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को लेके था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। फिर पॉलिटिकल लीडर्स ने उसी टाइम ऑनलाइन अनाउंस कर दिया था। अब पॉलिटिकल लीडर्स अनाउंस कर दिया ऑनलाइन कि अब बलूचिस्तान अलग हो चुका है सबसे। और पॉलिटिकल मैसेज दिया जाता है, तो मैसेज ये आता है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, जो ये लड़ाई थी, और जो पॉलिटिकल मैसेज आता है जो इनके लीडर्स अनाउंस करते हैं ऑनलाइन के हम आज़ाद हो चुके हैं, इससे ये सामने आता है कि ये सारा कोऑर्डिनेट ऑपरेशन था, मतलब साथ में मिले हुए थे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इनको मान लो आप कोई देश हो और आप आज़ादी चाहते हो, तो बस लड़के आज़ादी मिल जाएगी आपको। फिर आपको ये सारा ऑनलाइन ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन बताने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर किसी से आज़ादी चाहिए तो आप उसके खिलाफ लड़ो, और वो आपसे दूर चला जाएगा या फिर आपके अटैक नहीं करेगा, मतलब हो गई आपकी आज़ादी, आप आज़ाद हो गए उससे। तो फिर ये ऑनलाइन बताने की क्या ज़रूरत है? तो ऑनलाइन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बस एक सोशल मीडिया के स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया स्टेटमेंट नहीं है, ये है अटेम्प्ट टू कैरेक्टरिस्टाइज ऑफ अ सोवेनियर कंट्री। सोवेनियर कंट्री मतलब एक आज़ाद देश को बताने की निशानी है ये। क्योंकि
हो सकता है कि आप एक मिलिट्री ग्रुप हो जो सेपरेट मूवमेंट्स है, ये ऐसे ही काम करते हैं। और ये जो बलूचिस्तान का केस है, ये पहला नहीं है, पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं, जैसे कोसवो, फिर साउथ सुडान, सोमालिया लैंड, नॉर्थ सिप्रस, ये ऐसे कई सारे इंसिडेंट पहले भी हो सकते हैं। तो इनमें भी इन लोगों ने क्या किया, अपना फ्लैग बनाया, जो देश जिसको आज़ाद करवाना चाह रहे थे उसके फ्लैग बनाए, नेशनल एंथम बनाए, करेंसी बनाई, फिर जो मिनिस्ट्रीज थी वो बनाई, गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की। तो ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट लेजिमेट है, मतलब आप सचमुच चाहते हो। आप बस कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं हो जो बस ऐसे ही लड़ रहे हो। आप एक एक्चुअल देश चाहते हो जो पूरी जनता आपका साथ दे रही है। तो ये सारा प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली ये सारी चीजें। अब ये सारा तो हो गया, इन्होंने सब कुछ कर दिया अपनी तरफ से। अब क्या है कि क्या पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान को कंट्री बनने देगा? क्या बलूचिस्तान अभी मान लो आजाद तो हो गया, ऑन ग्राउंड आजाद हो गया, लेकिन क्या दूसरे देश इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? इसको देश बनने के लिए क्या चाहिए? तो जो एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ मतलब पूरी दुनिया जो मानती है, जिससे एक देश का पता लगता है कि एक देश किसको मानेंगे, देश किसको मानेंगे। तो मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन 1933, ये एक लॉ है। इसके हिसाब से हम देश उसी को मानेंगे जिसके पास परमानेंट पॉपुलेशन हो। परमानेंट पॉपुलेशन जो मतलब माइग्रेट नहीं करती हो, इधर से उधर नहीं जाती हो, वहां पे ही बस सी हो। जो बलूचिस्तान है उनके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन है जो वहां पे ही रहती है। फिर है डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए कि आप कौन कौन से एरिया को अपना मानते हो। तो बलूचिस्तान की भी एक डिफाइंड बाउंड्री है, ये अपने इस एरिया को अपना मानते हैं। अब इसमें ये भी आता है कि अफगानिस्तान इनका साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर यहाँ तक आती है। अफगानिस्तान इस जगह को अपना मानता है, और बलूचिस्तान अपना एरिया को इसी को नहीं मानता, और ज्यादा एरिया मानता है। तो अफगानिस्तान इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि फिर ये अफगानिस्तान के भी इलाका अपने एरिया में मिलाएंगे, इसलिए अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया। अफगानिस्तान ने इनका साथ नहीं दिया। फिर इसलिए इनकी अभी के लिए तो इन्होंने ये बाउंड्री डिफाइन किया, वो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री थी वो नहीं डिफाइन की, अभी के लिए ये डिफाइन की है, जो पाकिस्तान का एरिया है उसी में से अपना एरिया निकाल लिया। तो इसके पास इनके पास एक डिफाइंड बाउंड्री है, तो पॉपुलेशन है, बाउंड्री है। फिर क्या चाहिए कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो इन्होंने इन सब ने भी बनाई थी कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री सेटअप की थी। तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ जाती है, इनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं है। जो पाकिस्तान इन्होंने अभी के लिए जब इनकी लड़ाई चल रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन एक्साइल, लड़ाई के दौरान एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन इनके पास अभी इतना कंट्रोल नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। ये उस गवर्नमेंट का सिंबल है। और इनके पास इतना कुछ कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट के पास। जो इनका मेन कंट्रोल है गवर्नमेंट वाला, वो पाकिस्तान के पास ही है, क्योंकि पाकिस्तान इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। जो टैक्सेशन है वो पूरा ये संभालता है पाकिस्तान। जितनी भी पुलिस है वो पाकिस्तान संभालता है। फिर जो कोर्ट्स है बलूचिस्तान में वो पाकिस्तान संभालता है। फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है, वो भी पाकिस्तान संभालता है। तो जो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है वो अभी पाकिस्तान में ही है, क्योंकि पाकिस्तान काफी टाइम से इनको संभाल रहा है, इसलिए पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का है। और अभी बलूचिस्तान में कोई गवर्नमेंट सेटअप नहीं हुई है। फिर ये गवर्नमेंट का तो है, फिर एक और दिक्कत है कि कैपेसिटी टू फॉर फॉरेन रिफ्लेक्शंस, कि आप दूसरे देशों के लिए कुछ कर सकते हो क्या? आप फॉरेन रिलेशंस कैसे मजबूत करोगे, अपने किसी दूसरे देश के साथ संबंध कैसे बनाओगे? आप में वो क्षमता है क्या? तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आप दूसरे देशों से अपना रिलेशन बना पाओ, ये आपके पास पावर होनी चाहिए, जो आपकी गवर्नमेंट रहेगी उनके पास। तो अभी के लिए क्या होता है कि अभी बलूचिस्तान को कोई देश नहीं मानता, कोई देश इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इन्होंने सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अभी कोई देश नहीं मान रहा कि ये एक कंट्री है। अभी इसको पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का एरिया ही बोलते हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि इस वजह से इनके जो क्राइटेरिया देश बनने के वो अनमीट होता है। तो गवर्नमेंट का तो इनको खुद को ही देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट, मान लो ये गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो फिर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी इनको खुद को एरिया कंट्रोल करने के लिए, पूरा एरिया संभालने के लिए गवर्नमेंट, सारी जो इनकी आर्मी है उन सबको संभालने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होगी। जैसे अफगानिस्तान ने किया था वैसे ही इनको करना होगा। तो गवर्नमेंट तो आ जाती है, फिर इनको चाहिए होगा फॉरेन, ये जो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा दूसरे देशों को। तो उसके लिए इन्होंने क्या चुना है, इन्होंने चुना है कनेक्शन विद इंडिया, इंडिया को चुना है अपना वो, जो जो रिकॉग्नाइज करेगा इनको।
तो इंडिया को क्यों चुना है? तो सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है। इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला इशू है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की कभी नहीं बनती। तो इससे क्या होता है कि जब इनके मिलिटेंट ऑपरेशन हो रहे थे, जब ये अपना बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तो उसी टाइम इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे हमला कर देता है। तो उससे क्या होता है कि बलूचिस्तान को लगता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, हम पाकिस्तान के खिलाफ है, तो हो सकता है कि इंडिया हमारा साथ दे दे। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर इंडिया हमारा साथ देता है तो एक तो बलूचिस्तान को काफी फायदा होगा। उनका जो ये फोर्थ क्राइटेरिया वो मीट नहीं हो रहा, वो मीट हो जाएगा। एक जो देश है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा इनको। फिर इंडिया को क्या बेनिफिट होता है? इंडिया का जो कश्मीर वाला हिस्सा है, तो जो हमारा कश्मीर वाला इशू है, यहाँ पे कश्मीर वाला इशू है, वो जो बलूचिस्तान है वो उनका सपोर्ट करेगा। एक जगह से बलूचिस्तान इन पे प्रेशर डालेगा, एक साइड से कश्मीर इंडिया इन पे प्रेशर डालेगा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा उससे दिक्कत होगी पाकिस्तान को। हो सकता है इंडिया का जो कश्मीर वाला इशू है उससे काफ़ी बेनिफिट मिले इंडिया को। तो इनकी क्या रिक्वेस्ट है? जो ये इंडिया से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एक तो हमें रिकॉग्निशन दो, हमें अब देश घोषित करो, आप मानो कि हम एक देश है। तो इंडिया माने कि बलूचिस्तान एक नया देश है, पाकिस्तान से अलग है। फिर इनका क्या कहना है कि जो न्यू दिल्ली है, इंडिया में न्यू दिल्ली में एक एम्बेसी खोल के दो हमें, जहाँ पे हम अपनी एम्बेसी खोल सके, वो दो। फिर है कि यूएन में इंटरवेंशन करो, मतलब हमारा देश के बारे में यूएन में जाके बोलो कि हमारा एक देश है बलूचिस्तान करके, एक देश है, उसको यूएन में रखो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो ये रिक्वेस्ट इतनी कुछ बड़ी नहीं है, इंडिया इनको फुलफिल कर सकता है। और इससे इंडिया का जो बेनिफिट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह। लेकिन इससे अगर ये इंडिपेंडेंट कंट्री हम घोषित करते हैं, मानते हैं, तो इंडिया को भी काफ़ी बेनिफिट होएगा। और हमें एक तो पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा इससे। फिर जो इंटरनेशनल अटेंशन है, क्योंकि बलूचिस्तान भी कश्मीर का मुद्दा उठाएगा फिर तो, और इंडिया भी उठाएगा, तो इससे कश्मीर वाले मुद्दे को ज़्यादा वो मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा अटेंशन मिलेगा यूएन में। यूएन में कश्मीर के यूएन में कश्मीर वाले मुद्दे को ज़्यादा अटेंशन मिलेगा इससे। अब ये सब तो ठीक है, इंडिया का कनेक्शन हो जाता है इससे, इंडिया की बात हो जाती है। अब इससे एक और चीज निकल के आई है, चाइना। चाइना फंस गया है इसके चक्कर में। चाइना का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो आपको याद होगा कि सीपीईसी कॉरिडोर बनाया था। सीपीईसी कॉरिडोर था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके हिसाब से क्या था कि एक रास्ता था जो चाइना को कहते हुए कनेक्ट करेगा अरेबियन सी से पाकिस्तान के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि चाइना इंडिया को घेर लेता, तीनों साइड से इंडिया घिरने में आ जाता है। एक तो चाइना ऊपर हो गया, फिर चाइना साइड में हो गया, और फिर चाइना इधर पाकिस्तान के हिस्से में भी आ गया, और फिर अरेबियन सी में भी आ गया। तो चाइना एक दीवार बना रहा था इंडिया की तरफ, जिसमें चाइना कंट्रोल करता हो। तो उससे क्या हुआ कि जो चाइना का जो ये सीपीसी कॉरिडोर था, ये जो लाइन है ये सीपीसी कॉरिडोर की है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से बलूचिस्तान आ गया। अब इसका जो जो पुराना वाला सीपीसी कॉरिडोर था, वो उसका जो 50% एरिया था, 50% एरिया बलूचिस्तान के हिस्से में आ गया। तो उससे क्या हुआ, इनका पूरा खराब हो गया। अब बलूचिस्तान अलग देश बनेगा तो चाइना को कुछ कंट्रोल रहेगा नहीं उस पर। पाकिस्तान पे तो कंट्रोल है, लेकिन बलूचिस्तान पे वो अपना कंट्रोल क्यों देंगे चाइना को? तो उससे क्या हुआ, इनका एक ग्वादर पोर्ट है वो बलूचिस्तान में आता है, उसका नुकसान हुआ है। जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे उन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे, वो उनका नुकसान हुआ है। फिर एक सिंदक माइन है, एक गोल्ड माइन है यहाँ पे कहीं पे बलूचिस्तान में इस जगह पे, वो उसका नुकसान हुआ है। सिंदक माइन को बंद करने की नौबत आ रही है, अभी बंद नहीं किया लेकिन बंद करने की नौबत आ रही है। ये सारी चीजें जो चाइना को नुकसान पहुंचा रही है। अब उन्होंने इतना पैसे लगाए थे कॉरिडोर बनाने में, उनका पूरा हालत खराब हो गई है। अब जो मिलिट्री इंसर्जेंसी हो रही है, जो अटैक हो रहे हैं, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं। जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है उसको डैमेज कर रहे हैं। फिर जो इस वजह से चाइना का स्ट्रांग इंटरेस्ट है, चाइना चाहता है कि ये बलूचिस्तान का मामला जल्द से जल्द खत्म हो। ये सारी चीजें हैं। और यही सारा हुआ है अभी के लिए तो बलूचिस्तान के डिक्लेरेशन में। अब देखते हैं, अगर इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है तो हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, इससे बलूचिस्तान को काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर इंडिया रिकॉग्नाइज करता है तो फिर बलूचिस्तान के एक देश डिक्लेयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी तक तो यही चीज़ें हुई है बलूचिस्तान के इस केस में।